देखो, आज अपने पहला चैप्टर पूरा हो गया। आज अपन पढ़ेंगे भारत में राष्ट्रवाद। तो देखिए, भारत में राष्ट्रवाद किस तरह फैला, उसके बारे में अपने विस्तार से पढ़ेंगे। पहले तो अपन यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़े थे, अब अपने देश में भारत में राष्ट्रवाद पढ़ेंगे। तो देखो, शुरुआत करते हैं कि जैसा कि आप देख चुके हैं कि यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद के साथ ही राष्ट्र राज्यों का भी उदय हुआ था। तो यूरोप में के बारे में अपन ने राष्ट्रवाद के बारे में अच्छी तरह पढ़ा है। उसकी प्रेरणा भारत को भी मिली है। तो वहाँ पर नए नए राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ था, वहाँ पर भी स्वतंत्रता मिली थी। तो इसका असर है वो भारत पर भी पड़ा था। इससे अपने बारे में लोगों की समझ बदलने लगी थी। वे कौन है, उनकी पहचान किस बात से परिभाषित होती है। तो अपने देश के बारे में लोग विचार करने के लिए यहाँ पर कौन राज कर रहे हैं, उनकी पहचान किस बात से परिभाषित होती है, ये भावना बदल गई। अब हमारे देश में लोगों की क्या है कि वो भावना बदल गई और राष्ट्रवाद की भावना आ गई थी। इनमें राष्ट्र के प्रति लगाव भाव पैदा होने लगा। तो हमारे लोगों में क्या है, राष्ट्र के प्रति लगाव होने लगा। यानी जो यूरोप में राष्ट्रवाद का असर देखा, वो भारत पर भी प्रभाव पड़ा उसका। तो लोगों में राष्ट्र के प्रति भाव पैदा होने लगा और ये नए प्रतीकों और चिन्हों ने, नए गीतों और विचारों ने नए संपर्क स्थापित किए। यानी यहाँ की अगर बात करें भारत में, तो नए प्रतीक चिन्ह चुने गए थे। नए गीतों, विचारों यानी माध्यम से लोगों से संपर्क किया और राष्ट्रवादी भावनाओं को यानी पूरे भारत में पहुंचाया गया था। देखिए, यहाँ यानी समुदाय है। एक मिनट, देखो, ये भावना बदल गई और राष्ट्र के प्रति लगाव का भाव होने लगा और नए प्रतीक के और चिन्हों के, नए गीतों और विचारों, नए संपर्क स्थापित किए और समुदायों की सीमाओं को दोबारा परिभाषित कर दिया। और ज़्यादातर देशों में इस नई राष्ट्रीय पहचान का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया में ही हुआ। आइए देखिए कि हमारे देश में ये चेतना किस प्रकार, किस तरह पैदा हुई। तो देखो, यहाँ पर अगर बात करें तो प्रतीकों के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, नए नए विचारों के माध्यम से समुदायों में जागरूकता पैदा करने के लिए हमारे देश में ये राष्ट्रीय भावना किस तरह प्रसारित की गई। तो इस प्रक्रिया के बारे में अपन ने लंबी जो ये है, यानी इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। अभी पीछे अपन ने यूरोप का राष्ट्रवाद पढ़ा, तो अपन अब पढ़ेंगे भारत में राष्ट्रवाद। तो आप यहाँ पर ये याद रखना कि भारत में राष्ट्रवाद की भावनाओं को किसके माध्यम से फैलाया गया था। यानी नए प्रतीकों के माध्यम से, चिन्हों के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, नए विचारों के माध्यम से। तो लोगों में ऐसी जन जागृति है वो पैदा की गई थी। अब देखो, अपने बात करते हैं कि दूसरे उपनिवेशों की तरह भारत में भी आधुनिक राष्ट्रवाद की उदय की यानी परिगणना है वो उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर पर जुड़ी हुई थी। तो दूसरे उपनिवेश यानी ब्रिटेन है, वो अपना उपनिवेश बना रखी थी भारत को। तो ये घटनाएं है वो भारत ने अच्छी तरह जान ली थी। तो उपनिवेशवाद के विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर पर जुड़ी हुई थी। तो उपनिवेशवाद का बढ़ावा यूरोपीय देश ज़्यादा दे रहे थे, जैसे ब्रिटेन है, पुर्तगाली है, डच है, जिसमें अपने यहाँ पर अंग्रेज थे देश में। अब देखो, औपनिवेशिकरण शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को पहचानने लगे थे। तो औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ यानी यहाँ पर अपने देश में अंग्रेज की सरकार काम कर रही थी। तो यहाँ यानी उसके खिलाफ संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को पहचान लेके हमें सब एक होकर के इन औपनिवेशिक सरकारों को उखाड़ा जा सकता है, ऐसे लोगों में विचार आए थे। उत्पीड़न और दमन के साझा भाव ने विभिन्न समूहों को एक दूसरे से बांध दिया था। अब क्या है, उत्पीड़न और दमन है वो इस औपनिवेशिक सरकारों ने किया था, यानी अंग्रेजों ने किया था, ठीक है ना।
तो एक दूसरे से लोग क्या है आपस में जुड़ गए थे, लेकिन हर वर्ग समूह में स्वाद का असर एक जैसा नहीं था। अब कुछ ऐसा है कि हर वर्ग या समूह सब में एक जैसा नहीं था, उनके अनुभव भी अलग अलग थे और स्वतंत्रता के मायने भी भिन्न थे। अब भारत की बात करें तो यहाँ हर वर्ग हर समूह वो सभी एक साथ होकर के यानी नहीं लड़े थे। तो यानी उनके अनुभव है वो स्वतंत्रता के मायने भी अलग अलग थे। तो अब देखो यहाँ पर अपने बात करें कि महात्मा गांधी, देखो ये क्या गया कि महात्मा गांधी की बात करते हैं अपन कि महात्मा, ये बीच में क्या हुआ है, तो देखिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इन समूह को इकट्ठा करके एक विशाल आंदोलन खड़ा किया। तो अब अलग अलग वर्ग अलग अलग समूह बंटे हुए थे। तो यहाँ पर भारत में महात्मा गांधी काम करता है वो क्या है, जो कांग्रेस इन समूह को इकट्ठा करके यानी महात्मा गांधी और कांग्रेस है वो मिलकर के एक विशाल आंदोलन खड़ा किया, परंतु उसे एकता में टकराव के बिंदु भी नहीं थे, यानी कुछ टकराव के बिंदु भी थे, फिर भी उन्होंने ऐसा प्रयास किया था। अब देखो आगे अपने बात करते हैं। देखिए पहले की एक और पुस्तक में भी आपने भारत में राष्ट्रवाद के उदय का अध्ययन किया था। वहाँ आपने 20वीं सदी के पहले दशक तक की कहानी पढ़ी थी। तो 20वीं सदी के पहले दशक तक की कहानी पढ़ी थी। अब देखो इस अध्याय में हम 1920 के दशक के आगे का अध्ययन करेंगे। अब जो भी अपने यहाँ पढ़ेंगे तो 1920 के आगे की जो भी घटना है वो उसके बारे में अपने देश के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन की शुरुआत वो 1920 में ही हुई थी और किसने की थी, गांधी जी ने की थी। असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, गांधी जी ने की थी। ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर याद रखना है ये। अब देखो आगे अपन बात करते हैं कि 1920 में असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो देखो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो भी इसकी शुरुआत है 1930 में, ये भी गांधी जी की देन है। तो इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में, असहयोग आंदोलन के बारे में। हमें ये देखेंगे कि कांग्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन की विकसित करने के लिए किस तरह के प्रयास किए और इस आंदोलन के विभिन्न सामाजिक समूहों ने किस तरह हिस्सा लिया और किस तरह राष्ट्रवाद ने लोगों की कल्पना को नई उड़ान दी। तो अपने इन आंदोलन के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे कि कांग्रेस ने इन आंदोलन को किस तरह विकसित किया और गांधी जी का क्या योगदान रहा, सामाजिक समूह ने किस तरह हिस्सा लिया, इसके बारे में अपने डिटेल से पढ़ते हैं। देखो ये आपको चित्र दिखाई दे रहा है, तो इस चित्र को ध्यान से देखिए कि यहाँ काफ़ी भीड़ इकट्ठी हुई है। ये 6 अप्रैल 1919 की राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान सड़कों पर इस तरह के बड़े जुलूस आम की बात है। तो ये 6 अप्रैल 1919 में ये लोग हैं वो अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गए थे और इस तरह वो अपनी जनसभाएँ वो करने लग गए थे। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आगे देखो, पहले विश्व युद्ध के खिलाफ और असहयोग आंदोलन, एक बार उसको बड़ा कर लेते हैं कि पहले विश्व युद्ध और खिलाफत और असहयोग आंदोलन। अब देखो यहाँ पर अपन बात करते हैं 1919 के बाद सालों में हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन नए इलाकों तक ही फैल गया था और उसमें सामाजिक समूह शामिल हो गए थे और संघर्ष की नई पत्ती सामने आ रही थी। इन बदलावों को हम कैसे समझेंगे, इनके क्या परिणाम हुए हैं। तो 1919 के बाद में हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को नई उड़ान है वो मिली थी, जनता है वो अंग्रेजों के खिलाफ हो गई थी और सामाजिक समूह है वो भी एक जगह होने लगे थे। सबसे पहले बात यह है कि विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी।
जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ ना 1914 में, कब हुआ था? 1914 से लेकर 1918 तक ये चला था, नवंबर। तो यानी कि उन्होंने क्या है, विश्व युद्ध हुआ तो आर्थिक स्थिति जिन देशों ने भाग लिया उनकी खराब हो गई थी, और राजनीतिक स्थिति में भी काफ़ी परिवर्तन आ गया था। इसके कारण रक्षा व्यय भी भारी इजाफा हुआ, यानी जो पैसे है वो युद्ध पर खर्च करने पड़े। इसके कारण जो देशों की है आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। इस खर्चे की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्ज लिए। तो ज़्यादातर देशों ने क्या है, उधार कर्ज लिए थे इस युद्ध को से लड़ने के लिए। तो इस खर्चे की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्ज लिए गए और करों में वृद्धि की थी। तो टैक्स है यानी कर है वो बढ़ा दिया गया था, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया था। तो सीमा शुल्क मतलब एक देश से दूसरे देश जब जाते हैं तो ये सीमा शुल्क भी बढ़ा दिया गया था और आयकर शुरू किया गया। और युद्ध के दौरान कीमतें तेज़ी से बढ़ी थी। तो युद्ध के दौरान है जो वस्तुओं के दाम है वो काफ़ी बढ़ गए थे। 1918 यानी 1913 से लेकर 1918 के बीच कीमतें दोगुनी हो चुकी थी। इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, जब विश्व युद्ध की बात करें तो उसके बीच में कीमतें क्या है कि दुगुनी हो गई थी। जैसे कोई 10 रुपये की चीज़ थी तो वो 20 रुपये की हो गई, इसलिए काफ़ी क्या है कि यहाँ पर कीमतें दुगुनी हो गई थी, जिसके कारण आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई थी। आम लोग काफ़ी परेशान हो गए थे। गाँव में सिपाहियों का जबरन भर्ती किया गया था। जबरन यानी उनकी इच्छा के बिना ही उसको सैनिकों में पकड़ करके ले जाने लगे थे। जबरन भर्ती किया गया था, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में व्यापक गुस्सा फैल गया था। और क्योंकि जबरन भर्ती करोगे, जब इच्छा ही नहीं है यहाँ यानी सैनिकों में जाने की, फिर भी पकड़ करके ज़बरदस्ती भर्ती करे, लोग हैं काफ़ी गुस्सा गए थे, उनमें गुस्सा भर गया था। 1918 से 1920 और भी 1920-21 के देश में बहुत सारे हिस्सों में फसल खराब हो गई थी। देखो 1918 और 1920 और 21 के मध्य क्या है कि फसल है वो खराब हो गई थी, जिसके कारण खाद्य पदार्थों की भारी अभाव पैदा हो गया था। यानी खाने पीने की जो भी खाद्यान्न था वो यहाँ भारी अभाव पैदा हो गया था। एक तरफ तो देखो युद्ध के कारण, दूसरी तरफ यहाँ फसल खराब हो गई, तो स्थिति काफ़ी है वो विकटे हो गई थी। अब देखो बात करते हैं अपने, इस समय फ्लू महामारी फैल गई थी। ये याद रखना आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कोरोना फैला ना, उसी तरह वहाँ उस समय फ्लू की महामारी फैल गई थी। और 1921 की जनगणना के मुताबिक दुर्भिक्ष और महामारी के कारण 120 से 130 लाख लोग मारे गए थे। यानी यहाँ पर फ्लू महामारी फैल गई। फिर देखो जब जनगणना की गई थी 1921 में, यानी ये जो 1921 है यहाँ पर जनसंख्या है वो घट गई थी, क्योंकि महामारी फैल गई थी और अकाल पड़ गया था। इसके कारण लगभग यानी 120 से लेकर 130 लाख लोग वो मारे गए थे। तो ये काफ़ी संख्या, यानी 1,30,00,000 लोग हैं वो यहाँ मारे गए थे। तो ये काफ़ी नुकसान हुआ था। और भारत का 1921वां जो वर्ष है वो विभाजक है, जनगणना विभाजक वर्ष कहलाता है ये। और लोगों की उम्मीद थी कि युद्ध खत्म होने के बाद उनकी मुसीबतें कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोग ये सोचते हुए युद्ध खत्म होते ही सब कुछ सामान्य हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। अब देखो इस समय एक नेता सामने आया, उसने संघर्ष का नया ढंग, एक नया तरीका पेश किया गया। तो इन समस्याओं से लड़ने के लिए एक नया नेता सामने आया। देखो कौन आया, अपन बात करते हैं सत्याग्रह का विचार, यानी सत्य के लिए आग्रह करना। यहाँ पर देखो कौन आता है कि महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत लौटे थे। यानी अफ्रीका से महात्मा गांधी कब लौटे थे? जनवरी 1915 में। ये क्वेश्चन है बहुत बार पूछा गया है। इससे पहले वे दक्षिण अफ्रीका में थे। महात्मा गांधी जी कहाँ थे? दक्षिण अफ्रीका में। उन्होंने एक नए तरह के जन आंदोलन के रास्ते पर चलते हुए, तो उन्होंने एक नया जन आंदोलन का रास्ता चुना था। किसने? महात्मा गांधी ने। अब देखो ये गांधी जी क्या कर रहे हैं आगे देखिए। ये काफ़ी जनसभाएं हैं चित्र में दे रहे। दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मजदूर यानी
फोक्सट्रस्ट से गुजर रहे हैं। तो वहाँ पर भी गांधी जी ने उन मजदूरों का मदद की है और जुलूस किया है। गांधी जी को गिरफ्तार भी किया गया था वहाँ पर। तो ये देखो, नस्ल भेदी के खिलाफ भी गांधी जी ने वहाँ पर भी संघर्ष किया, वहाँ पर भी मजदूरों की मदद की थी। नस्ल भेदी सरकार के खिलाफ पर भी वहाँ पर भी उन्होंने जनता की अफ्रीका में सहायता की थी। और भारत कब लौटे थे? तो भारत महात्मा गांधी जी जनवरी 1915 में। आगे देखो, अपन बात करते हैं आगे गांधी जी क्या करते हैं। देखो, नस्ल भेदी सरकार से सफलतापूर्वक लोहा लिया था। गांधी जी है मजदूरों का सहयोग किया वहाँ पर। और अफ्रीका में जो नस्ल भेदी का मतलब क्या होता है? गोरे और काले रंग के आधार पर भेदभाव करना। तो वहाँ पर गांधी जी ने मोर्चा संभाला था। वहाँ पर उस सरकारों से उन्होंने ये नहीं आग्रह किया, लड़ाई की थी, जन आंदोलन इकट्ठे किए थे। कहाँ पर? अफ्रीका में। इस पद्धति को वे सत्याग्रह कहते थे। यानी जो इस पद्धति को क्या कहते थे गांधी जी? सत्याग्रह। सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह है और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता है। देखो, सत्याग्रह का विचार है और सत्य की शक्ति पर, यानी सत्य पर आग्रह, हमें हमेशा सत्य पर यानी अडिग रहना और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता था। इसका अर्थ ये था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, यानी इसका अर्थ देखा जाए तो क्या है? अगर आपका उद्देश्य सच्चा होना चाहिए और आपका संघर्ष है वो अन्याय का मतलब जो जैसे अंग्रेज अन्याय कर रहे थे यहाँ पर, तो उसके खिलाफ आप लड़ रहे हो। अन्याय कोई भी आपके साथ अन्याय कर रहा है उसके खिलाफ आप लड़ रहे हो तो आप सही हो, ठीक है ना। तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं। अब गांधी जी क्या कहता है? उत्पीड़क जैसे अंग्रेज थे अपने, तो वो जनता पर उत्पीड़क कर रहे थे। तो कोई मान लीजिए आपको उत्पीड़क अपन को यानी ठेस पहुंचा रहा है, दुख पहुंचा रहा है, तो आपको किसी शारीरिक बल, यानी आपको अगर उसका सामना करना है तो शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। यानी उसे वापस से उसकी पिटाई करना या उस पर बल प्रयोग करना वो आवश्यकता नहीं है। ये बात कौन कहता है? गांधी जी कहता है। और प्रतिशोध की भावना, आक्रामकता का सहारा लिए बिना ही सत्याग्रह ही केवल हिंसा यानी अहिंसा के सहारे भी संघर्ष में सफल हो सकता है। ये विचारधारा गांधी जी ने रखी थी कि आपको शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। आप पर कोई शोषण कर रहा है, आपका अत्याचार कर रहा है, तो आप प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना ही सत्याग्रह कर सकते हो। यानी वो अहिंसा का मतलब क्या है? यानी किसी की मारपीट नहीं करना किसी की, तो इसे कहते हैं अहिंसा। शांतिपूर्ण रूप से आप सरकार के खिलाफ लड़ सकते हो, जुलूस निकाल सकते हो और उसके सारे अपने यानी सफल हो सकते हो। ये गांधी जी कहता है कि अहिंसा के सारे अपने संघर्ष में सफल हो सकते हो। ये है उस सत्याग्रह का अर्थ। अब आपको यहाँ पूछा जाए कि सत्याग्रह का क्या अर्थ है, यानी यानी साधारण शब्दों में इसका अर्थ लिया जाए सत्य के लिए आग्रह करना। तो गांधी जी ये चाहते थे कि आप पर कोई उत्पीड़क या कोई अत्याचार कर रहा है तो आपको उसके शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है कि आप उसके अगर कोई चांटा मारे तो आप भी उसके चांटा मार देते हो। यानी तो शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। यानी प्रतिशोध की भावना यानी बदले की भावना वो नहीं रखनी चाहिए। अपन को आक्रामकता का सहारा लिए बिना ही सत्याग्रही है केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। अपन को हिंसा नहीं करनी चाहिए, किसी की मार काट है वो नहीं करनी चाहिए, अपन को शांतिपूर्ण रूप से उसका विरोध करना चाहिए। ये बात कौन कहता है? गांधी जी। तो ये आप ही याद रखना इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। ये अब देखो, इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को झंझोड़ना चाहिए। तो गांधी जी कहता है कि दमनकारी शत्रु, जैसे दमनकारी शत्रु अपने अंग्रेज थे, उनकी चेतना झिझोड़ना, उनको चेतना हिल जाएगी जब अपन शांतिपूर्ण रूप से उसका विरोध करेंगे। तो उत्पीड़क शत्रु को ही नहीं बल्कि सभी लोगों को हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने में विश्वास करने की बजाय सच्चाई को देखने और सहज भाव को स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। तो हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने में विश्वास करने की बजाय सच्चाई को देखने और सहज और सरल भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए।
इस संघर्ष में अंततः सत्य की ही जीत होगी। तो गांधी जी कह रहे अंत में जो जीत होगी किसकी होगी? सत्य की होगी। और गांधी जी का विश्वास था कि अहिंसा का ये धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। तो गांधी जी ने ऐसा उसका विश्वास था कि अहिंसा का मतलब क्या है? किसी की हिंसा नहीं करना, यानी किसी को मारना या पीटना नहीं चाहिए, ये होता है अहिंसा। तो ये बात कहता है कि इसका विश्वास था कि अहिंसा का ये धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। तो ये गांधी जी ने विचार रखा था। अब देखो आगे क्या होता है, ये भी इसमें क्या गया कि भारत आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले 1917 में उन्होंने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया। किसने? गांधी जी ने। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि गांधी जी ने 1917 में बिहार के चंपारण में ये उन्होंने पहला आंदोलन वहाँ पर किया था 1917 में, यानी ये चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। और दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। तो वहाँ पर क्या दमनकारी सरकार थी, जो वो क्या है कि बागान जो फसल उपजाते थे, बागान जो मालिक बाग बगीचों में, उनके खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया कि आपसे अधिक लगान ली जा रही है। और किसान उससे क्या थे? परेशान थे। तो वहाँ पर गांधी जी ने मोर्चा संभाला और दमनकारी सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। तो गांधी जी का ये चंपारण सत्याग्रह पहला सत्याग्रह था। अब देखो आगे क्या होता है। 1917 में उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। ये क्या हो गया? खेड़ा सत्याग्रह के लिए उन्होंने क्या किया था? आयोजन। ये क्या हो गया? देखो उन्होंने क्या किया? हाँ ये आ गया ना। तो 1917 में उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया गया था। तो देखो आगे वो गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह भी किया था वहाँ पर गुजरात में। अब देखो फसल खराब हो जाने और प्लेग की महामारी कारण खेड़ा जिले के किसानों के लगान चुकाने की हालत में नहीं थे। अब देखो यहाँ पर फसल खराब हो गई और प्लेग महामारी फैल गई, तो किसान है कर्ज के नीचे दब गए थे और अपनी लगान है वो नहीं चुका पा रहे थे ना। कर है लगान का मतलब कर है वो नहीं चुका पा रहे थे। वे चाहते थे कि लगान वसूली में डील दी जाए। तो आगे क्या होता है? 1900 ये हो गया आपका। अब यहाँ पर थोड़ा सा इस किताब में 1917 दे रखा है खेड़ा की किस्म। कुछ किताबों में यानी अपने ऑथेंटिक किताब पढ़ते तो उसमें 1918 मिलता है, लेकिन आप तो 1917 ही याद रखना पड़ेगा। ये जो है थोड़ा सा यहाँ मुझे मिसप्रिंट लग रहा है। यानी गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया गया था। ये बीच में क्या हो रहा है? क्या हो गया ये? तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ ध्यान में रखना है। क्या हो गया? तो देखिए आप थोड़ा सा ये उपचुप हो गए। यहाँ पर दोबारा देख लीजिए, यहाँ पर कुछ दब गया था। ये अपन पढ़ रहे थे, यहाँ पर देखिए। तो 1917 में गुजरात के खेड़ा जिले किसान मदद के सत्याग्रह का आयोजन किया गया था। और खराब हो जाने का प्लेग की महामारी के कारण खेड़ा जिले के किसानों को लगान चुकाने में हालत में नहीं थे और किसान
यानी वो चाहते थे कि लगान के वसूली में ढील दी जाए। और 1918 में गांधी जी ने सूती कपड़ा कारखाने के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने का अहमदाबाद जा पहुंचे थे। तो ये भी यानी मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने अहमदाबाद, यानी अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन ने कब किया था? 1918 में। इसका नेतृत्व किसने किया? गांधी जी ने। तो वहाँ पर सूती कपड़ा में जो मजदूर है वो मांग कर रहे थे कि हमारी मजदूरी है वो कम है, बढ़ा दी जाए। तो वो भी कहाँ पर? अहमदाबाद में। अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में। तो वहाँ पर सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के लिए उन्होंने सत्याग्रह किया गांधी जी ने 1918 में। ये भी आपको याद रखना है। अब देखो रोल्ट एक्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रोल्ट एक्ट है वो, इसे कामयाबी से उत्साहित गांधी जी ने 1919 में प्रस्तावित रोल्ट एक्ट 1900 यानी जो रोल्ट एक्ट था 1919 के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया था। तो गांधी जी ने देखो चंपारण सत्याग्रह में सफलता मिली, और जो 1918 में खेड़ा सत्याग्रह उसमें सफलता मिली। तो उससे वो उत्साहित थे। उन्होंने 1919 का जो प्रस्तावित है ना सरकार का रोल्ट एक्ट, उसके खिलाफ उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर सत्याग्रह चलाने का फैसला किया। किसने? गांधी जी। ये एक रोल्ट एक्ट है, ये कानून था और अंग्रेजी सरकार ने ये पारित किया था। तो भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इस कानून को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत ही जल्दबाजी में उसे पारित कर दिया। यानी जो ब्रिटेन की संसद है उसने ये कानून पारित कर दिया गया था। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने जल्दबाजी में ये कानून पारित कर दिया। कौन सा कानून है? रोल्ट एक्ट। इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमे चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। यानी इस कानून के पारित होने के बाद सरकार है, ये कानून क्यों पारित किया गया था उन्होंने? कि राजनीतिक जो गतिविधियाँ उनको कुचल दिया जाए और राजनीतिक जो कैदी है उनको 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए ही जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था अंग्रेजी सरकार को। तो यहाँ पर ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कानून अंग्रेजी सरकार ने क्यों पारित किया गया था? क्योंकि वो राजनीतिक गतिविधियों को कुचलना चाहती थी और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमे चलाई जेल में बंद रखना चाहते थे। तो ये अधिकार उनको मिलने के कारण भारतीयों ने क्या किया गया था? उनका विरोध किया। अब देखो महात्मा गांधी, देखो महात्मा गांधी क्या करता है। तो महात्मा गांधी ऐसे अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ अहिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा चाहते थे। तो गांधी जी है उनके खिलाफ वो लड़ना चाहते थे। इसे 6 अप्रैल को एक हड़ताल से शुरू होना था। तो 6 अप्रैल 1919 से उन्होंने क्या है कि हड़ताल शुरू की थी उस क्योंकि रोल्ट एक्ट के खिलाफ। तो विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया था। यानी इस रोल्ट एक्ट के खिलाफ है विभिन्न जगहों पर रैलियां निकाली गई, जुलूस का आयोजन किया गया था। और रेलवे वर्कशॉप यानी वर्कशॉप्स में कामगार हड़ताल पर चले गए थे। यानी जो भी सरकारी कर्मचारी है वो छुट्टी पर चले गए थे और दुकानें बंद हो गई थी। किसका विरोध करने के लिए? रोल्ट एक्ट का विरोध करने के लिए। रेलवे वर्कशॉप्स में जो भी कर्मचारी काम कर रहे थे उन्होंने हड़ताल कर दी, दुकानें बंद हो गई। इस व्यापक जन उभार से चिंतित और तथा रेलवे एवं टेलीग्राफ जैसी संचार सुविधाओं के भंग हो जाने की आशंका से भयभीत अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर दमन शुरू कर दिया। अब देखो यहाँ पर भारत में क्या है कि रेलवे वर्कशॉप के जो कर्मचारी उन्होंने हड़ताल कर दी, दुकानें बंद कर दी गई, जन आंदोलन है वो तेज हो गया था। रेलवे टेलीग्राफ यानी जो संचार सुविधाएं वो भी भंग हो गई थी। अब यहाँ से अंग्रेज डर जाते हैं और वो राष्ट्रवादियों का दमन शुरू कर देता है। अब देखो अमृतसर जो है पंजाब में है, बहुत सारे यानी स्थानीय नेताओं, देखो एक बार कि अमृतसर में बहुत सारे स्थानीय नेताओं को हिरासत में लिया गया और गांधी जी के दिल्ली प्रवेश
करने पर पाबंदी लगा दी। अब ये अमृतसर कहाँ पर है? ये आपके पंजाब में है। तो वहाँ पर स्थानीय जो नेता है उसको क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया था। कहाँ पर? अमृतसर में। और गांधी जी को क्या है, दिल्ली जाने से पाबंदी लगा दी। अब 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोलियां चला दी। ये इम्पोर्टेंट है कि 10 अप्रैल को पुलिस ने, अमृतसर है वो पंजाब में, वहाँ पर एक शांतिपूर्ण जुलूस निकाल रही थी जनता, उस पर गोलियां चला दी। किसने? अंग्रेज़ों ने। इसके बाद लोग बैंकों, डाक खानों और रेलवे स्टेशनों पर हमला करने लगे। तो शांतिपूर्ण जुलूस पर जब अंग्रेज़ों ने गोलियां चला दी तो लोगों ने बैंक है, डाक खानों, रेलवे स्टेशनों पर हमला करने लगे और मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। और जनरल डायर ने कमान है वो संभाल ली थी। यानी मार्शल लॉ लागू होने का मतलब है जैसे वर्तमान में जो धारा 144 होती है ना, उसके समान ही था कि कोई व्यक्ति वो बाहर नहीं निकलेगा। तो वो मार्शल लॉ लागू कर दिया गया था। और वहाँ पर जनरल डायर है वो कमान संभाल ली थी, अपने हाथ में ले ली थी कि इस विद्रोह को कैसे दबाया जाए। तो कल अपने इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो धन्यवाद। ये दूसरा पार्ट चल रहा है और इसकी शुरुआत है। कल अपन अगला भाग है वो पढ़ेंगे। धन्यवाद।